नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके मानसून सत्र को लेकर, जहां संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर हंगामे के आसार। कांग्रेस ने राम मंदिर चढ़ावे मामले पर नोटिस दिया। राज्यसभा में अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। संसद सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने की संभावना है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, इसके 13 अगस्त तक चलने की संभावना है। इस सत्र के पहले दिन विपक्ष नीट पेपर लीक, सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने का मुद्दा उठा सकता है। सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा होने के आसार हैं। वहीं सरकार की कोशिश इस सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को पास कराने की होगी। विपक्ष का फोकस E20 पेट्रोल और राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर भी होगा। इसकी शुरुआत हंगामेदार रहने के आसार हैं। वहीं विपक्ष सोनम वांगचुक के अनशन, नीट यूजी पेपर लीक, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR, महंगाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार इस सत्र में 7 विधेयक पेश करेगी। लोकसभा में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संविधान और राष्ट्रगान के अपमान से संबंधित संशोधन विधेयक पेश करेंगे। इस बार मानसून सत्र में TMC के बागी सांसदों की नई पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया भी पहली बार संसद में नजर आएगी। TMC छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नए सांसद राज्यसभा में शपथ लेंगे। मोदी सरकार राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 पहले राज्यसभा में पेश करने वाली है। आज कुल मिलाकर के 40 पॉलिटिकल पार्टी का फ्लोर लीडर्स ने ऑल पार्टी मीटिंग में अटेंड किया है और सबने अपना मत रखा है। हमने शुरू से अपील किया, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत में अपील किया कि मानसून सत्र ऐसे समय में चल रहा है कि पश्चिम एशिया में भी लड़ाई चल रही है और बाकी गतिविधि है, तो उसका प्रभाव जो है भारत को भी होता है। तो ऐसे समय में सारे पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर के देश के लिए अच्छा बात रखें और देश के लिए एकजुट होकर के हम काम करें, ये अपील किया। आने वाले मॉनसून सेशन में सरकार के तरफ से हमने कई बिल्स का विवेकरण हमने देखा है, उसका तालिका हमने देखा है, लेकिन सरकार के तरफ से जितने भी बिल्स आए हैं, मुझे लगता है कि उनसे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण देश के सामने वर्तमान के कुछ मुद्दे हैं, जिसको लेकर आज हमने विपक्षी दलों के द्वारा भी हमने व्यक्त किया है कि सदन के अंदर इस पे चर्चा हो और इस पर सरकार अपना उत्तर दे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां CJP का संसद मार्च, दिल्ली पुलिस की परमिशन नहीं, जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग, 5 मेट्रो स्टेशन बंद। दीपक बोले कोई भी गलत काम नहीं करेगा। वांगचुक की अनशन तोड़ने की 3 शर्तें, दिल्ली पुलिस की प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारी। शिक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों का आज प्रस्तावित संसद मार्च है, इसलिए जंतर मंतर पर भारी भीड़ जमा है। वहीं जंतर मंतर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन और आज प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर राजधानी दिल्ली में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी थोड़ी देर में संसद मार्च निकालेंगे। हालांकि पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी है। करीब 10,000 प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुटे हैं। वहीं CJP फाउंडर अभिजीत दीपिके ने कहा कि हमारी ओर से कोई भी गलत काम नहीं करेगा। संसद मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे ताकि आंदोलन को बदनाम ना किया जा सके। उधर 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की 3 शर्तें रखी हैं। पहली, सरकार शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक की जिम्मेदारी ले। दूसरी, CJP प्रतिनिधिमंडल को संसद जाने दिया जाए और सांसद मुद्दा उठाने का भरोसा दे।
तीसरा, स्वास्थ्य कारणों से ऐसा संभव ना हो तो सांसद सफदरगंज अस्पताल आकर यही आश्वासन दे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन और संसद तक मार्च के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई है और ना ही दी गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। क्रिमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई। आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज सुनवाई करेगी। कोर्ट ने पहले 12 मई 2026 को मामले में सीबीआई, ईडी समेत 10 केंद्रीय एजेंसियों को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह मामला कोर्ट निगरानी में चल रही जांच से जुड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच लखनऊ बेंच की अतिरिक्त सूची के अनुसार क्रिमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ करेगी। यह याचिका यूपी भाजपा का सदस्य होने का दावा करने वाले ऐसे विग्रेश शिशिर ने व्यक्तिगत रूप से दाखिल की है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज सुनवाई करेगी। वहीं आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था पहले। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, राहुल गांधी की जो मामला है आय से अधिक संपत्ति का, उस पर आज लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। वहीं पिछली सुनवाई की बात करें जिसमें क्रिमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई हुई थी, और अब आज क्या लगता है, क्या ऐसी सुनवाई में निकल के तथ्य सामने आ सकते हैं? इसके अलावा हाईकोर्ट की मामले के संपत्ति का ये मामला है, और जो 12 मई को मामले में सीबीआई, ईडी और समेत केंद्रीय एजेंसियों की प्रारंभिक रिपोर्ट वो दाखिल की थी और दाखिल करने को निर्देश दिया था। और ये मामला चूंकि जो कोर्ट मॉनिटरिंग में चल रहा है, लिहाजा अब आज मामले की रिपोर्ट में सुनवाई है और 20 जुलाई को इसको सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, यानी आज इस मामले को सुना जा सकता है। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां ऋषिकेश में नहीं काटे जाएंगे पेड़, पेड़ों के कटान पर रोक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया बड़ा फैसला। धामी ने कहा, जन भावनाओं को अनदेखा नहीं कर सकते। देहरादून ऋषिकेश सड़क चौड़ीकरण के लिए काटे जा रहे पेड़ों के कटान पर रोक। देहरादून ऋषिकेश सड़क चौड़ीकरण के लिए काटे जा रहे पेड़ों के कटान पर रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परियोजना के अंतर्गत आने वाले पेड़ों का कटान स्थगित कर रखा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि परियोजना को लेकर पिछले कुछ दिनों से पर्यावरण प्रेमियों और लोगों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन जन भावनाओं, पर्यावरण और स्थानीय हितों की अनदेखी कर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की महत्वपूर्ण परियोजना है, जिस पर हाईकोर्ट के निर्देशों और सभी आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्यवाही की जा रही थी। सीएम धामी ने प्रमुख सचिव एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी हितधारकों, स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों से फिर संवाद किया जाए। धामी ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों एवं निर्णय का पूर्ण सम्मान करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी।
इसके साथ ही जब तक सभी पक्षों के साथ संतोषजनक सहमति एवं विश्वास का वातावरण नहीं बन जाता, तब तक इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले पेड़ों का कटान स्थगित रखा जाएगा। ऋषिकेश देहरादून मार्ग को चौड़ा करने के लिए जहां 4000 से अधिक पेड़ों को काटने का काम चल रहा है, इस बीच सैकड़ों पेड़ काटे जा चुके हैं। इसको लेकर कई सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, जो धामी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है पेड़ों की कटान को लेकर, तो ये तो रही बात, मगर अगर बात करें कि देहरादून ऋषिकेश सड़क चौड़ीकरण को लेकर, तो कितना लंबा रास्ता है और अभी तक कितने पेड़ काटे जा चुके हैं? जी अंकिता, ऐसा है कि ये ऋषिकेश भानियावाला से ऋषिकेश रास्ता जाता है। इसका जो बहुत कॉमन मशहूर जगह 7 मोड़, यहाँ पर करीब निर्माण से करीब 3500 पेड़ थे यहाँ पर, और वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा था 4 लेन बनाने के लिए। वो उसका प्रक्रिया 2 हफ्ते से वहाँ पर चल रहा था। 2 हफ्ते से वहाँ पर पेड़ कटना शुरू हुए थे जी। उस पर पर्यावरण प्रेमी जो हैं और काफी उन्होंने विरोध किया। कुछ महिलाएं थी, उन्होंने उसके विरोध स्वरूप उन्होंने वहां पर अपना सर मुड़वा लिया था, और उन्होंने जो यहाँ पर बहुत पुराना आंदोलन था चिपको आंदोलन, उसी तरह के रह पर उन्होंने पेड़ से लिपट कर रोई, वहां पर काफी इमोशनल हो गई वहां पर, और रोडों पे खड़े होकर उन्होंने पोस्टर से लोगों को आह्वान किया कि आप लोग प्लीज हमारे साथ आइए, पेड़ बचाइए। ये और वो पर्यावरण के हिसाब से बहुत बड़ा जो है वो कारण था। लोगों ने कहा कि ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस रोड पे कोई ऐसा बड़ा जाम नहीं लगता है। गवर्नमेंट ने ये दिया था कि चूंकि ऋषिकेश टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर अगर ये पेड़ कट जाएंगे, 4 लेन बन जाएगा तो सुविधाएं मिलेंगी। तो उससे भी लगा था, लोगों ने कहा था कि ऐसा कोई औचित्य नहीं था वहाँ पर। कोई इस तरह का पहाड़ी एरिया है और नैरो रोड पहाड़ियों में होती है, तो वहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये कल उस दिन राहुल गांधी का आना यहाँ पर जी, और उन पर्यावरण प्रेमी उनसे मिले, उसके बाद धामी जी को जो वहाँ की रिपोर्टें मिली उससे काफी निगेटिव जा रहा था, तो धामी जी ने भी उसका फैसला किया कि फिलहाल हम पर्यावरण के प्रेमियों के और जनता के विरोध के कारण जो है फिलहाल यहाँ पर पेड़ की कटान बंद हो रही है, बंद कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है विष्णु, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए पेड़ों की कटान पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ का साइलेंट ऑपरेशन, बिना गोली चलाए नक्सलियों पर सटीक वार, 2 शीर्ष माओवादी कमांडर अरेस्ट, 3 दिनों में 45 लाख के 2 इनामी माओवादी गिरफ्तार। झारखंड के जंगलों में माओवाद के खिलाफ चल रहे सुरक्षा बलों की निर्णायक जंग अब समाप्ति की ओर है। माना जा रहा है कि झारखंड में नक्सलवाद की आखिरी कड़ी मिसिर बेसरा को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो झारखंड से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। राज्य में पिछले 3 दिनों के भीतर 45 लाख रुपए के 2 हार्डकोर इनामी माओवादी गिरफ्तार कर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया जिसने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी की कमर तोड़ दी है। सबसे खास बात यह रही कि पूरे अभियान के दौरान एक भी गोली नहीं चली, लेकिन सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति ने संगठन के 2 बड़े चेहरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब सुरक्षा एजेंसियों की नजर 1 करोड़ रुपए के नामी शीर्ष माओवादी मिसिर बेसरा पर टिक गई है। संयुक्त अभियान में सबसे पहले 20 लाख रुपए के नामी रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के नामी अजय महतो उर्फ टाइगर उर्फ वासुदेव को भी दबोच लिया। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां श्री राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ दायर पीआईएल जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। निर्मोही अखाड़ा ने की ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट बनाने की मांग। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पुनर्गठित करने की मांग की गई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। राजद सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
कल सुनवाई के दौरान राजद सांसद सुधाकर सिंह भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहेंगे। वहीं अयोध्या दान और चढ़ावे की चोरी मामले से निर्मोही अखाड़ा ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पुनर्गठित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। निर्मोही अखाड़ा की तरफ से दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि मौजूदा ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के 2019 के अयोध्या मामले में दिए गए फैसले की भावना के अनुरूप नहीं है और इसमें पर्याप्त जवाबदेही का अभाव है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से राम जन्मभूमि ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पुनर्गठित करने की मांग की गई है, वहीं आपको मतलब ये है कि जनहित याचिका पर भी सुनवाई होनी है, तो आखिर ये जो मांग की गई है, क्या लगता है आज कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करेगा? अभी जिस रिपोर्ट की जिक्र करते हुए सवाल है उसका जवाब सिर्फ इतना ही दिया जा सकता है अभी कि इस मामले में जो निर्मोही अखाड़ा की तरफ से एक पिटीशन दाखिल की गई है, 2019 का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था उसमें एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन, माफ कीजिएगा, मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई गई है जिसमें इस ट्रस्ट को लेकर कुछ बातें कही गई। हालांकि इस मामले पर आज सुनवाई होने की संभावना नहीं है क्योंकि मॉडिफिकेशन, ये मिसलेनियस एप्लीकेशन लगी है। हो सकता है कि इसको मेंशन करके कहा जाए कि इसके साथ इसको भी सुन लिया जाए, लेकिन जो याचिकाएं हैं जिस पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट वाले मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है, उसमें 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिसमें नरेंद्र गोस्वामी, अजय राय और सुधाकर सिंह समेत एक ट्रस्ट है जिसने एक याचिका दाखिल की है, जो कि इन सभी जो याचिकाएं हैं इनमें ये स्पेसिफिक मांग की गई है कि जो ये ट्रस्ट के लिए एसआईटी बनाई गई है, इस एसआईटी की जांच हो रही है वो होने दिया जाए, लेकिन इसके लिए एक स्वतंत्र एसआईटी बनाई जाए जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज की अध्यक्षता में होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो एसआईटी का जो गठन है या उसके एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया है वो जो उसमें डिले हुआ, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की जरूरत है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी इस मामले में होती रहे। इसके अलावा जो याचिकाएं दाखिल की उनमें ये भी मांग की गई है कि जो घटना से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, बैंक की डिटेल्स हो या फिर जो भी अन्य जानकारी हो, उनको संरक्षित किया जाए और इसके अलावा एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए इस ट्रस्ट में परिवर्तन करते हुए इस ट्रस्ट को थोड़ा और अच्छे तरीके से बनाया जाए जिससे कि इस तरह की जो घटना इस बार हुई है आगे न होने पाए और इसका संचालन सही तरीके से चल सके, इसको लेके एक मैकेनिज्म तैयार किए जाने की जरूरत है। हालांकि जब पार्शियल वर्किंग डेज में इस मामले पर सुनवाई हो रही थी, जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच में आलोक कुमार, माफ कीजिएगा, अशोक कुमार राय की तरफ से, अजय कुमार राय की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन वेकेशन बेंच ने इसको मना कर दिया था। लेकिन जब 13 जुलाई को सीजीआई के सामने इस मामले पर सुनवाई हुई तो सीजीआई ने बहुत ब्रीफ हियरिंग हुई क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से लगातार दलील दी जाने शुरू कर दी गई, तो इस पर सीजीआई ने मना कर दिया और ये कहा कि अभी फिलहाल के लिए इन दलीलों को रहने दें, बाहर आप जाके इन बात को रखेंगे। कहने का मतलब कोर्ट का रुख बड़ा स्पष्ट था क्योंकि एसजी की तरफ से ये बताया गया था कि इसमें एसआईटी बन चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, जांच चल रही है। तब कोर्ट ने ये कहा था कि फिलहाल इस मामले पर ज्यादा अभी बात करने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर हम कोई दलील देंगे तो बाद में जाके उसकी और चीजें बन जाती हैं, वो सब ना हो। ऐसे में कोर्ट ने बहुत ब्रीफ में कहा कि इस मामले में जो एसआईटी है वो अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को दाखिल करेगी सीलबंद लिफाफे में। तब याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये दलील दी गई कि हमको एक जो रिपोर्ट की कॉपी वो भी दी जाए, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कहा कि इस स्टेज पर हालांकि एसजी ने भी इसका विरोध किया कि अभी जांच चल रही है, ऐसे में इस मामले पर जो जांच रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए, अब याचिकाकर्ताओं को भी नहीं दी जानी चाहिए। तो कोर्ट इस पर राजी हुआ था। फिलहाल के लिए आज जब जो स्टेटस रिपोर्ट होगी कोर्ट उसको ओपन करेगा अपने सामने और देखेगा उसके बाद क्या निर्णय होता है, क्योंकि एसजी की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से इस मामले पर सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रख चुके हैं। तो कोर्ट ने इस मामले में नोटिस नहीं जारी किया, लेकिन जो एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट थी उसको देखने के बाद हो सकता है कोर्ट इसमें कोई एक अंतरिम आदेश जारी करना चाहे या करे, और नहीं तो जो एसआईटी की जांच अगर उससे वो संतुष्ट होंगे तो इस प्रक्रिया को आगे रहने दिया जाएगा। लेकिन जो याचिकाकर्ताओं की मांग है
कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो निगरानी है वो इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे, जो एक मैकेनिज्म है वो बनाया जाए जिससे कि इस तरह की जो चंदा या फिर चढ़ावे में जो गड़बड़ियां होती हैं वो ना हो सके, और एक ऐसा मैकेनिज्म बने कि फ्यूचर में ऐसी कोई चीज ना हो। तो इन तीनों चीजों के लिए जो देखना होगा कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी करता है या एसआईटी की जांच पूरी हो जाने के बाद संतुष्टि या असंतुष्टि के बाद कोई इसमें और कोई डायरेक्शन कोर्ट देता है। ठीक है विवेक, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका का लगातार ईरान पर 9वीं रात हमला, तबरीज मिसाइल फील्ड में आग लगी। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगातार 9वीं रात नए हवाई हमले शुरू किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इन हमलों का मकसद हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमले की ईरानी क्षमता को कमजोर करना है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ 9वीं स्ट्राइक पूरी हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस दौरान ईरान के सैन्य कमांडर सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी ठिकानों और मिसाइल ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के सैन्य कमांडर सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट समेत कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद उत्तर पश्चिमी ईरान की तबरीज मिसाइल फील्ड में आग लगने की खबर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मिसाइल परिसर में अमेरिकी हमलों के बाद आग भड़क उठी। इस मिसाइल फील्ड को IRGC एयर स्पोर्ट्स फोर्स चलाती है। IRGC ने कहा कि उसने जॉर्डन, कुवैत, ओमान समेत कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। इसके साथ ही चेतावनी दी कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने खुजेस्तान प्रांत में बन रहे जारकोवित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की साइट पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कहा कि अमेरिका की मौजूदा कार्रवाई का उद्देश्य ईरान की परमाणु मिसाइल बनाने की हर संभावना को खत्म करना है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। मैट लाइफ में फिर टूटा मेसी का दिल। मार्जिनेस ने 100 मिनट तक अकेले लड़ाई लड़ी है। आपको बता दें, स्पेन ने अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीत लिया। 106वें मिनट में फेरन टोरेस ने निर्णायक गोल ने अर्जेंटीना का लगातार दूसरा विश्व कप जीतने का सपना तोड़ दिया। अंतिम सीटी बजते ही मेसी की आंखें नम थी और मैट लाइफ स्टेडियम एक बार फिर उनके करियर के सबसे भावुक लम्हों का गवाह बन गया। हार के बाद मेसी रो पड़े। स्पेन में 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया गया। टीम ने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में 2022 की चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। स्पेन के लिए एक्स्ट्रा टाइम में फेरन टोरेस ने गोल किया। इसी के साथ स्पेन ने 2010 के बाद दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। तब टीम ने नेदरलैंड को 1-0 से हराया था। अगर यह मुकाबला 90 मिनट तक बराबरी पर हो रहा तो इसकी सबसे बड़ी वजह अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज थे। स्पेन पूरे मैच में लगातार अटैक करता रहा। कभी लामिन यमान ने बॉक्स के बाहर से शॉट लगाया, कभी ओयार जबाल ने मौका बनाया, तो कभी पेड्री और निको विलियम्स गोल के करीब थे। हर बार मार्टिनेज ने खुद को गेंद और गोल पोस्ट के बीच खड़ा कर दिया। मेसी ने उम्मीद थी कि वे एक बार फिर बड़े मैच में कमाल दिखाएंगे, लेकिन स्पेन की मिडफील्ड और डिफेंस ने उन्हें कभी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरी ओर यमाल लगातार अर्जेंटीना की डिफेंस पर हमला करते रहे। रेफरी की अंतिम सीटी बजते ही स्पेनिश खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े। कोई घुटनों के बल बैठ गया, कोई आसमान की ओर देखने लगा, तो कोई अपने साथी खिलाड़ियों से लिपट गया। 16 साल का इंतजार खत्म हो चुका था। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर में
मकान ढहा, पिता और 4 बच्चों की मौत। बारिश के कारण हुआ हादसा। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। जिला अस्पताल पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। मुजफ्फरनगर से बारिश के बीच कच्चा मकान भरभरा कर ढह गया। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। इनमें 60 साल के पिता और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। 2 बेटियां घायल हैं। हादसा करीब रात 9 बजे हुआ। घटना के बाद पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। पुलिस ने जेसीबी बुलाकर मलबा हटवाया। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई दिनों से हो रही बारिश के कारण कच्चे मकान की दीवारें कमजोर हो गई थी, जिस कारण पूरा मकान ढह गया। डीएम और एसएसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीएम योगी ने अफसरों को राहत बचाव में कोताही न बरतने के निर्देश दिए। मामला जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव का है। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े, राहत बचाव का काम शुरू किया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं जेसीबी से मलबा हटाकर नीचे दबे 7 लोगों को बाहर निकाला गया। उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां रुकैया और समैया को छोड़कर बाकी अन्य को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मंडलायुक्त डॉक्टर रुपेश कुमार ने बताया कि मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति मृतक 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।